मित्र नमस्कार। आज विषय है कि हमारे देश की सबसे बड़े लोग और सबसे छोटे लोग धरती को, जल को, जंगल को, जमीन, जल, जंगल को बचाने के बारे में कोई व्यक्ति सोच नहीं रहा है। खेती बेसिकली पंच महाभूत पर आधारित है। पंच महाभूत का मतलब होता है कि हमने कोई फसल बोई तो ज़मीन पर बोई, फिर इसको जल चाहिए, या तो ज़मीन में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हो, या बगल में जलाशय हो, या भूगर्भ जल लेवल ऊपर हो। तो ज़मीन अनफर्टाइल हो गई, भूगर्भ जल स्तर 250-300 फुट चला गया, जंगल हमने काट दिए, और बायोडाइवर्सिटी जो ज़मीन में केंचुआ है, गुबरैला है, सूक्ष्म जीव है, उनको पेस्टिसाइड डाल के मार दिया। अभी आज देश का बजट पेश हुआ। मेरी उम्र 60 साल हो गई। जब से होश संभाला तब से मैंने कई बजट देखे। एजुकेशन में बजट इतना, मेडिकल में बजट इतना, हवाई यात्राओं में बजट इतना, सड़क निर्माण में इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतना, सैलरी में इतना। एक भी बजट आज़ादी के बाद से आज तक एक भी बजट की पहली हेडिंग नहीं है कि देश की ज़मीनों की फर्टिलिटी बढ़ाने पर इतना, देश में जलाशयों का एक भंडार यानी जल का भंडार क्रिएट करने के लिए बजट इतना, देश में बेहतरीन से बेहतरीन जंगल हो जाएं इसके लिए बजट इतना नहीं। जल, जमीन, जंगल पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है, जबकि जीवन की सबसे अनमोल चीज़ यही है। हमको दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब दिल्ली ले चलता हूँ, एनसीआर जो देश की राजधानी है, जहाँ AQI लेवल 400 चल रहा है पिछले 3 महीनों से, और अभी 2 महीने तक और चलेगा। यानी कि जो हवा है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% नहीं है जो होनी चाहिए। किसी को कोई चिंता नहीं। ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, आम आदमी को शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और ये बहुत देश में कई हिस्सों में ऐसा हाल है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। रोटी में, सबकी रोटी में जहर है, सारा खाद्यान्न पॉल्यूटेड है। पहले तो धरती की फर्टिलिटी कमज़ोर थी, इसलिए भी खाद्यान्न की पौष्टिकता खराब है। क्योंकि धरती की क्षमता 70% गिर गई, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन 1% की बजाय 3% हो गया, तो हमारे भोजन की पौष्टिकता 70% लॉस हो गई। अगला, इस फसल में मैं जो फसलें बोता हूँ, चाहे फल की हों, अनाज की हों, सब्जियों की हों, उसमें 7-8 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड डालता हूँ। उससे भी हमारा जो रोटी है उसका पौष्टिकता खराब हो गई, जहरीली हो गई। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो दालों की, चावल की, इसकी उसकी सप्लाई करती है, तो पालिश कर देते हैं। मैं पालिश खा रहा हूँ, दाल खाता हूँ तो पालिश खाता हूँ। गर्म पानी से भी पालिश निकलती नहीं है। यानी कि मनुष्य मर जाए, मनुष्य जिंदा रहे, प्रकृति मर जाए, प्रकृति बर्बाद हो जाए, सनातन नष्ट हो जाए, किसी को कोई चिंता नहीं। सारे के सारे नीचे से लेके ऊपर तक सबको एक ही दिखता है, कागज का नोट। और आम आदमी भी जो जहरीली रोटी खा रहा है, वो भी, उसका भी ध्यान इस ओर नहीं है। उसको भी है कि हमको तो बजट में ये लाभ हो गया, हमको बजट में ये नुकसान हो गया। मतलब बजट माने कागज का नोट। क्या बजट का मतलब कागज का नोट है कि बजट का मतलब भोजन भी है, बजट का मतलब पानी भी है, बजट का मतलब ऑक्सीजन भी है? नहीं मित्र,
चलिए, मैं तो आम आदमी को जो गांव में रहता है, जो खेती करता है, उससे मैं निवेदन केवल कर सकता हूं, क्या कि अपनी ज़मीन को सुधारिए और फसलें ऐसी बोइए कि जिसमें पानी की ज़रूरत कम से कम पड़े। ज़मीन में कार्बन बढ़ाइए ताकि ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके। और उदाहरण भी देता हूं कई बार, आज के ठीक 50 साल पहले आज रबी की फसलें बोई गई हैं। गेहूं मेरे देश की फसल थी नहीं। फिर सुन लीजिए, अगर इस देश ने धान और गेहूं का रकबा नहीं घटाया तो मेरी भविष्यवाणी है, सब लोगों को आत्मदाह करना पड़ेगा। धान और गेहूं का बढ़ता रकबा हमारे देश के ज़मीन के नीचे के पानी को लूट रहा है, देश की ज़मीनों को खराब कर रहा है और आदमियों को बीमार कर रहा है। हमारी एक सनातन परंपरा थी कि कहाँ क्या बोना है। तो चलिए, मैं 60-50 साल पहले की घटना सुना रहा था। आज रबी के मौसम में हमने भी चने में पानी लगाया है। आज के 50 साल पहले हमारे देश में जौ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी सब होती थी। बिना पलेवा के बोई जाती थी और बिना सिंचाई के काटी जाती थी। ना कोई फर्टिलाइज़र था, ना कोई पानी था और ना कोई बीमारी लगती थी, ना कीड़ा लगता था। क्यों? क्योंकि 1950 के 60 के दशक में मेरे देश की ज़मीनों में जो ह्यूमस की मात्रा थी वो 0.6%। मैं बार बार ह्यूमस की बात करता हूँ, बार बार धरती माता की फर्टिलिटी की बात करता हूँ। करूँ क्या, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे देश के 14 करोड़ किसानों की किस्मत जगानी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि धरती में जब 50 साल पहले धरती में जब जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6% थी, तो देश का किसान याद कर ले कि उसको ना सिंचाई पलेवा के लिए पानी की ज़रूरत थी, ना सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत थी, ना कोई बीमारी थी, ना कोई फर्टिलाइज़र था, कुछ नहीं था। अब मेरी इस बात पर लोग क्या कहेंगे कि देश का उत्पादन भी तो कम था। मित्र सुन लेना, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी का उत्पादन 50 साल पहले से कम हुआ है। उत्पादन किसका बढ़ा है? 330 मिलियन टन जो खाद्यान्न है, उसमें 250 मिलियन टन अकेले धान और गेहूं है, जो ज़मीन की फर्टिलिटी को लूटता है, ज़मीन के नीचे के पानी को लूटता है, मनुष्य को बीमार करता है। नेचुरल फार्मिंग में जाने के लिए मैं फिर बोलूँगा, अगर देश का हर किसान गेहूं धान की खेती करेगा तो वो नेचुरल है ही नहीं। अगर देश का किसान 300-400 फुट के नीचे से पानी निकाल करके धान लगाएगा तो ये नेचुरल फार्मिंग है ही नहीं। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है मुझे पंच महाभूत की सुरक्षा करनी है। पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनमें से आकाश की और वायु की और सूरज के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। तो पंच महाभूत में 2 पदार्थ बचते हैं, भूमि एवं जल। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक विंग है जिसको कहा जाता है सॉइल वाटर कंजर्वेशन। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2 विभाग प्रमुख हैं, 2 विषय प्रमुख हैं। एक है एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, दूसरा है सॉइल वाटर कंजर्वेशन। बेसिकली यही 2 सब्जेक्ट खेती के हैं। और ये क्या बताते हैं कि भूमि के ऊपर फसलों का ऐसा प्रबंधन जिससे परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और ज़मीन की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। लेकिन आज की जो कृषि तकनीकियां हैं वो कहती हैं कि अधिक से अधिक पैदावार हो जाए, अधिक से अधिक किसान की आमदनी बढ़ जाए, ज़मीन मरती हो तो मर जाए। सॉइल वाटर कंजर्वेशन क्या कहता है कि धरती की पानी की सुरक्षा कहता है, एक विषय है, बट इस पर कोई नहीं, ना कोई पानी की सुरक्षा करता है, ना कोई धरती की फर्टिलिटी की सुरक्षा करता है। मित्र ध्यान रखिएगा, जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाना, वर्षा जल को बचाना या भूगर्भ जल का दोहन रोकना, 2 काम करने पड़ेंगे। अगर हम भूगर्भ जल निकाल करके फसलों की सिंचाई करनी है तो बरसात के दिनों में
वर्षा जल का संचय भी करना होगा। आज हम वर्षा जल का संचय नहीं कर रहे, ज़मीन के नीचे का पानी निकाल रहे हैं। इससे मैंने जो भविष्यवाणी कहता हूँ ना कि 10 साल 15 साल बहुत बचा है, बस इससे ज़्यादा समय नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे पानी की, ऑक्सीजन की और भोजन की भीख मांगेंगे। आज लोग कागज़ के नोट की भीख मांगते हैं। मैं लिख के दे दूं 10-15 साल के बाद। और आज आप अस्पतालों में देख रहे हैं ना, जब कोई बीमार हो जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है तो 3,000 का पर डे का खर्चा है। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहता हूं, किसान भाइयों, आप धर्म के नज़दीक हो, आप सनातन के नज़दीक हो, आपकी ड्यूटी है सनातन को बचा लो, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस मोड़ पर आ चुका है। कोई किसान का बच्चा खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि खेती में कोई फायदा नहीं है। अब सारी दुनिया में एक हवा चली कि खेती में कोई फायदा नहीं, खेती में घाटा है, चलो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, चलो शहर की ओर भगते हैं। शहरों में आप जानते हैं, शहर का एरिया 30%, गांव का एरिया 70%, 70% पॉपुलेशन शहर में क्या करेगी, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? तो ये जो छोटे छोटे सपने दिखाए जा रहे हैं ना, सपने दिखा करके फिर एजुकेशन का हब बना लिया, धंधा चल रहा है। मित्र, मैं कहता हूँ खेती से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है, खेती से पवित्र कोई काम नहीं है। अगर खेती समझ के साथ की जाएगी तो खेती, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। मेरे फोर फादर जब खेती को समझ के साथ करते थे, तब खेती का व्यवसाय दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय था। आज क्या हुआ, खेती के व्यवसाय में कुछ चंद लोग ऐसे घुस गए जिन्होंने खेती के व्यवसाय का सत्यानाश किया, आपको लालच दिया और आपको फंसा लिया। मित्र जागिए, वक्त बहुत कम है। मैं ऐसे ही जगाता रहूँगा जब तक मेरी सांस रुक नहीं जाती। मेरा काम है आपको जगाना। आप ना जगें वो बात अलग की है। अगर जग जाएंगे तो देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, देश फिर से पुरोहित राष्ट्र हो जाएगा, हमारा सनातन बच जाएगा, इंसान जीत जाएगा। और अगर नहीं जागे तो आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। नमस्कार।